अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मखसूस नशिस्तों वाले केस की आज बराह रास्त हेयरिंग दिखाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सीटें किस तरफ जा रही हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। 9 मई के केस में एक शख्स की जमानत हुई है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। चाहत फतेह अली खान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फैसल वाडा, ये सारी शख्सियात एक कॉलम के अंदर इनका जिक्र किया गया है, बल्कि किताब के अंदर इनका जिक्र किया गया है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है अपना कॉलम, और अब उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है ट्वीट के ऊपर कि डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा है कि मरियम नवाज में 2 बड़ी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो बड़ी लीडर हैं। एक ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, दूसरी ये कि नवाज शरीफ उनके वालिद हैं। तो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने अपनी किताब में लिखा है, जिसका हवाला आज हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में दिया है। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी की जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो 2 हैं। एक ये कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, दूसरी ये कि नवाज शरीफ साहब उनके वालिद हैं। आगे वो लिखते हैं कि मरियम नवाज को जो बात अच्छी ना लगे उसके लिए वो अपना कान बंद नहीं करती, बल्कि दूसरों की जुबान बंद कर देती हैं। ये जनाब आज हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में जिक्र किया है यूनुस भट्ट साहब की उस किताब का। अच्छा, अब इस किताब के अंदर सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हामिद मीर साहब ने आज अपने कॉलम के अंदर लिखी हैं। उन्होंने ये लिखा है कि डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा है कि जैसे शहबाज शरीफ समझता है कि वो वाकई वजीर आजम है, ऐसे ही चाहत अली खान समझता है कि वो सिंगर है। उसके साथ साथ उन्होंने फैसल वाडा साहब के हवाले से भी कुछ लिखा। उन्होंने लिखा है कि जी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट ने फैसल वाडा के मुतालिक लिखा है कि इसकी सियासत जूस के उस खाली डब्बे जैसी है जिस पर पांव मारने से कोई जख्मी नहीं होता, लेकिन पटाखा दूर तक सुनाई देता है। फैसल वाडा वो फिल्मी हीरो है जो खुद ही महबूबा को हवा करवाता है और खुद ही उसे छुड़वाने के लिए पहुंच जाता है। तो ये काफी सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं अपने कॉलम के अंदर आज हामिद मीर साहब ने, और बुनियादी तौर पे डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की जो किताब है उसके हवाले से उन्होंने लिखा है। और एक वीडियो पैगाम भी मैं देख रहा था, छोटा सा वो किताब उन्होंने हाथ पकड़ी भी थी। अपने ट्विटर पे भी किसी की ट्वीट उन्होंने शेयर की है जिसमें उस किताब को उन्होंने हाथ में उठाया हुआ है, और किताब का नाम गालिबन शनाख्त परेड 2 या इस तरह कोई नाम है किताब का। तो ये डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की किताब है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर काफी हैं और काफी कुछ इसके अंदर लिखा गया है। और उसमें मैं उनके मीर साहब के कॉलम में ये भी देख रहा था कि जनाब अब ये जो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने इतनी चीजें लिखी हैं, क्या इनको बर्दाश्त किया जाएगा या नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन लगता ही है कि एक इंटरेस्टिंग किताब है। अच्छा, आज 9 मई के एक मुकदमे में एक शख्स को जमानत दी गई और वहां पे जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए। जिना हाउस हमला केस में मुलजिम जो रजा अली की जमानत मंजूर और सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म भी दे दिया। पुलिस वाले ने एक ही इल्जाम में 2 लोगों के ऊपर कैसे लगा दिया, ये भी उनसे पूछा गया। वहां पे जो प्रोसिक्यूशन थी उनसे हाशिम काकड़ साहब ने ये पूछा। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जनाब वो अगेन जिस तरह जब भी आला अदलिया में ये केसेस आते हैं अजीबो गरीब तफसीलात सामने आती हैं कि एक बंदा इधर है एक उधर है, दोनों पे इल्जाम एक जैसा है। जख्मी अफराद की फहरिस्त में जिस पुलिस वाले का नाम ही नहीं है उसको जख्मी करने के इल्जाम में किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऑल्दो के बार बार कहा जाता था कि जी ये टोटल शट एंड क्लोज केस है, जो ही केस चलेगा सबको सजाएं हो जाएंगी, लेकिन उस तरह के सबूत प्रोसिक्यूशन ने अभी नहीं दिए। अब देख लें इमरान खान साहब का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की बात की जाती है कि जी इमरान खान का टेस्ट करवाएंगे कि देखें जी वो 9 मई के वाले से सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या आपको याद है कि यहाँ पे कितने सहाफी बार बार ये दावा करते थे, टीवी पे दावा करते थे, ट्विटर पे दावा करते थे, अपने व्लॉग्स में दावा करते थे कि तमाम सबूत मौजूद है, क्लोज एंड शट केस है जनाब, हर चीज नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं। क्या अभी तक कहीं पे वो पेश की गई? अगर इतना ही क्लोज एंड शट केस है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो फिर इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की क्यों बात की जाती है? तो वो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब भी ये केस आला अदलिया में आते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें सामने आती है और पता चलता है कि कितने ज्यादा फ्लॉज हैं इन केसेस के अंदर, और आला अदलिया में इन केसेस का खड़ा होना इतना आसान नहीं होगा।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा है उसकी लाइव समाअत दिखाई गई, वहां से लाइव स्ट्रीमिंग की गई। बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे। वहां पे जज साहिबान ने बड़े रिमार्क्स वगैरह भी दिए, उसके अंदर और भी काफी ज्यादा वहां पे बहस वगैरह होती रही। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी क्वेश्चन उठाया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से दी। जस्टिस मसरत हलाली साहिबा भी क्वेश्चन करती रही, दीगर मोजिज जज साहिबान भी क्वेश्चन वगैरह वहां पे करते रहे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने भी ये चीज लिखी अपनी ट्वीट के अंदर कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सेज दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स हैव फेल्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज in accordance with the law and constitution during February 2024 general elections. Whether Supreme Court should shut its eyes, he further questioned. उन्होंने कहा कि ये उन्होंने आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं किया रिटर्निंग ऑफिसरान ने 2024 के इलेक्शंस के दौरान। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी आंखें बंद कर ले? ये क्वेश्चन उन्होंने वहां पे उठाया। अच्छा, एक और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है अदील सरफराज साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है कि जस्टिस मसरत हलाली के सवालात ने साबित कर दिया कि क्यों कर नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील नहीं होना चाहिए। तो वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जस्टिस मसरत हलाली साहिबा जो क्वेश्चन कर रही थी उससे लगता ये था कि उनको केस जो पहले हुआ है, जिन जज साहिबान ने पहले सुना हुआ केस, उनको तमाम तरह डिटेल्स पता है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए, इतना अरसा वो हियरिंग सुनते रहे, तो वो ही नजरसानी करते हैं। और ये शायद पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि एक नजरसानी की अपील की बेंच में दूसरे जज साहिबान को बैठाया गया। तो उस पर अदील सरफराज साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके जो क्वेश्चन हैं उनसे ये साबित होता है, ये तासुर मिलता है कि इसीलिए कहा जाता है कि वही जज साहिबान बैठे हैं जिन्होंने ये केस सुना हुआ है ताकि उनको केस की तमाम तर डिटेल्स पता हो। पर एनीवे वो जज साहिबान ने क्वेश्चंस किए, उसका बुनियादी मकसद तो यही होता है कि वो भी डिटेल्स हासिल कर रहे हैं और अभी केस चल रहा है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी सारी पढ़ेंगी और देखेंगे तो चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, ये नशिस्तें कहां किसको मिलेंगी, कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। आपने देखा कि हुकूमत की और दीगर जो उसमें पटिशनर्स हैं उनकी तो पूरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें ना मिले। अब जिस तरीके से ये हियरिंग हो रही है, इतनी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल इतने पॉइंट्स उठाए गए, जो वकील थे मखदूम साहब, मैं उनको सुन रहा था, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स और इतनी आइन की बात, इतने कानून की बात, इतना बड़ा बेंच, आईनी बेंच, इतनी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बजट, इतनी फीसें, ये सब कुछ जब मैंने देखा ना तो मुझे इत्मीनान हो गया। मैंने कहा ये तो क्वेश्चन ही नहीं हमारे जहन में आना चाहिए कि इसका क्या होगा, किधर जाएगा। मुझे इत्मीनान हुआ कि देखें कितना जबरदस्त निजाम है कि आइन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आईनी बेंच बैठा हुआ है, माशाल्लाह जज साहिबान है, वकला साहिबान है, पढ़े लिखे लोग हैं, पीछे पूरी सुप्रीम कोर्ट के जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे वकला बैठे हुए हैं। तो यहां से तो जो भी फैसला आएगा वो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं, कॉमेंट करते हैं कि ये सीटें किधर जाएंगी, तो मुझे तो जब मैंने इस तरह ये आज लाइव संवाद देखी तो मुझे तो बड़ा इत्मीनान हुआ कि क्या जबरदस्त आइन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब इतनी ज्यादा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की बात हो रही है और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए जो आइन और कानून के मुनाफी होगी। तो मैंने तो इस समाअत को देख के जो अंदाजा लगाया है वो यही है कि जो भी फैसला आएगा वो यकीन कीजिए आइन और कानून के मुताबिक आएगा। आइन की जीत होगी, कानून की जीत होगी। जिस तरह आपको पता है गुज़िश्ता चंद सालों से मुख्तलिफ मौकों के ऊपर आप देख रहे हैं कि कभी कोई मुश्किल भी आती है तो आइन कानून जीत जाता है। तो मुझे आज देख के बड़ी तसल्ली हुई है। तो आप भी तसल्ली रखें, यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा। और ये तो नहीं हो सकता कि आईनी बेंच सुन रहा हो और उसमें कोई जो है चीज कोई मिसिंग हो जाए। तो अभी देखते हैं, बाकी तो जब भी फैसला आएगा तब हम उसके ऊपर कमेंट कर सकेंगे। लेकिन आप लाइव समाअत जरूर देखिएगा, उसमें आइन का जिक्र सुनिएगा, उसमें इस आर्टिकल का जिक्र सुनिएगा, उसमें उस शिक का जिक्र सुनिएगा, तो आपको इत्मीनान होगा कि कितना ज्यादा आइन है आपके मुल्क के अंदर और कितनी ज्यादा उसका ख्याल भी रखा जाता है। और अदालतों के अंदर उसके ऊपर जब आर्ग्यूमेंट किया जाता है तो लोग कितने जबरदस्त तरीके से आर्ग्यूमेंट करते हैं। सो गुड थिंग, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत होगी। जिसको भी सीटें मिलेंगी तो वो तो जब फैसला आएगा बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें हमने देखी हैं और यकीनन जो पूरी कौम भी देख रही है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, उसको देख के काफी सबको इत्मीनान हुआ होगा। ये जी सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। IMF ने बजट आदाफ पर एतराजात उठा दिए, अहम वजारतों के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आ गए। ये पाकिस्तान का बजट है, एतराज उसके ऊपर IMF उठा रहा है। बजट पाकिस्तान का, जी हाँ जी पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा आगे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। IMF ने पाकिस्तान के आइंदा माली साल के मुजव्वजा बजट आदाफ पर एतराजात उठाते हुए तरक्याती मंसूबों के माली बोझ पर तशवीश का इजहार किया।
अब उसमें आगे लिखा गया है कि जी के तरक्याती मंसूबों का जो भी 10,000 अरब रुपए से तजावज कर चुका है, उनका थ्रू फॉरवर्ड जो है वो 10,000 अरब से तजावज कर चुका है। इतने ज्यादा तरक्याती फंड्स होते हैं, इतने ज्यादा तरक्याती पैसे जारी किए जाते हैं, तो अब तक तो मेरे ख्याल में हमें नॉर्वे बन जाना चाहिए था जब से पाकिस्तान के बजट बन रहे और हर साल इतना तरक्याती बजट उसमें मुख्तस किया जाता है। जराये का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत मनसूबाबंदी से 500 जारी तरक्याती मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती मनसूबों की अक्सरियत महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं। हुकूमत को तरक्याती बजट की मंजूरी में मुश्किलात का सामना है। वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी में भी इख्तलाफात सामने आए हैं। तो महंगे जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर के वो मंसूबे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है, कोई बड़ा महंगा मंसूबा बनता है, तो लोगों को नजर आता है कि ये देख रहे जी इन्होंने ये चीज बनाई है, उन्होंने वो चीज बनाई है। अब सेहत कार्ड पे किसी की मां का इलाज हो गया, किसी के बाप का इलाज हो गया, किसी के दिल का इलाज हो गया, किसी के बच्चे का इलाज हो गया, वो उस तरह तो नजर नहीं आता। या तो होना कि फिर उन बच्चों के ऊपर कोई तस्वीर छिपवा दी जाए कि हुकूमत ने इनका इलाज करवाया, हर वक्त वो वही कपड़े पहन के फिरे, पर वो भी फिर बात नहीं बनेगी। तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े यहाँ पे मंसूबे और कितने हजार अरब कहाँ लग गया और कितने हजार अरब कहाँ पे लग गया और उससे पाकिस्तान में कितनी ज्यादा तरक्की हुई है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अच्छी बात है, तरक्की हो रही है। अच्छा, आगे इसी एक्सप्रेस न्यूज में ही लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुशावरत के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे, जबकि आलमी मालियाती फंड ने मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान से गैस कंपनियों का डेटा तलब कर लिया। बजट पाकिस्तान से पहले IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF गो हेड देगा तो आपका खुद मुख्तार बजट जो है वो मंजूर होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपनी जो गैस कंपनियां हैं उनका डेटा भी आप हमें दें। ये उनकी हुकूमत है जो एक कानून के ऊपर कहते थे मुल्क की खुद मुख्तारी को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कानून भी इन्होंने चेंज नहीं किया अभी तक। तुम गद्दार हो। अब हमारी जो मौशी तरक्की है, जो आपको बताया जा रहा है कि मैशत हमारी बहुत ज्यादा संभल गई है, मैशत हमारी बहुत आगे निकल गई है, मैशत बहुत बेहतर हो गई है, ये भी हो गया, वो हो गया, अजीम कारनामे हो गए। क्या अजीम कारनामे हुए कि आपका बजट भी मंजूर करने से पहले IMF से हमें मंजूरी लेनी पड़ेगी। IMF बताएगा कि जनाब ये बजट ठीक है या नहीं है। इस हद तक जो है हम डिपेंडेंट हैं। तो भाई ये कौन सी मौशी इतनी कामयाबी है, ये कौन सी ऐसी चीज है जिसका समर आवाम को मिल रहा है? क्या आप महसूस करते हैं कोई चीज जब आप कोई चीज लेने जाते हैं या कोई दुकान से खरीदारी करते हैं? रोज जो है वो ग्रोसरी करनी पड़ती है लोगों को। क्या किसी भी चीज में कोई कमी आई है? किसी भी चीज की कीमत में कोई कमी आई है? यहाँ पे आपको बताया गया कि तारीख की कम तरीन सतह पे महंगाई चली गई है। वो पता नहीं कौन सी महंगाई है जो तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर गई है। क्या आपको लगता है कि दूध सस्ता हो गया है, दही सस्ता हो गया है, आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है? चीनी किस तरह रुपए किलो मिल रही है? आप बताएं कि चीनी का इन्होंने क्या कहा था कि किस तरह रुपए किलो मिलनी चाहिए, अभी कितने रुपए किलो मिल रही है? आप किस इलाके में देख रहे हैं, जरा कॉमेंट करके बताइएगा कि चीनी किस तरह रुपए किलो है। इसी तरीके से आप दूध, गोश्त, कोई भी चीज देख लें, कहीं पे भी आपको कोई चीज सस्ती नजर आती है कि पाकिस्तान की तारीख में जनाब कभी इस लेवल पे प्राइसेस रहे? मेरे ख्याल में तो इस वक्त तो पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो फूड बास्केट है, जो बुनियादी चीजें हैं, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं। लेकिन आपको और मुझे बताया जा रहा है कि जी महंगाई जो है वो तारीख की कम तरीन सतह पे। महंगाई बढ़ने की शरह इज अ डिफरेंट थिंग, महंगाई में कमी होना डिफरेंट थिंग है। महंगाई में कमी ये होता है कि पिछले साल अगर 300 रुपए का दर्जन अंडे मिल रहे थे, इस साल 250 रुपए के मिल रहे हैं। लेकिन महंगाई में कमी वो रिपोर्ट की जा रही है कि पिछले साल हर महीने अंडे की कीमत में 2 रुपया इजाफा हो रहा था, इस साल हर महीने अंडे की कीमत में 1 रुपया इजाफा हो रहा है। तो महंगाई में कमी आ गई और अंडा तो फिर भी महंगा हो रहा है हर महीने। तो आम आवाम को तो उसका अभी भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको पेश ऐसे किया जाता है कि जैसे जी वो महंगाई में बड़ी ज्यादा कमी आ गई है। उसमें होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की सियासत की जाती है। एक वो सियासत होती है जो अपोजिशन में होती है, उसमें आपको महंगाई बड़ी नजर आती है, उसमें सहाफियों को भी महंगाई कुछ लोगों को बड़ी नजर आती है। मीडिया में महंगाई का कितना ज्यादा जिक्र होता था। अगर आप आज से 3-3.5 साल पीछे चले जाएं, 4 साल पीछे चले जाएं, जब इमरान खान की हुकूमत थी, हर रोज महंगाई का जिक्र होता था मीडिया में। हर रोज प्रोग्राम्स होते थे, हर रोज सहाफी ट्वीट्स करते थे, उस पर बात करते थे। कभी कोई टैक्सी वाला बताता था, कभी कोई और बताता था कि भाई ये इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई महंगाई महंगाई। अब आपने देखा कि महंगाई के ऊपर कोई टीवी पे प्रोग्राम हो रहा हो?
कोई बता रहा हो कि भाई दूध भी महंगा हो गया है, आटा भी महंगा हो गया है, ये चीज भी महंगी हो गई है, बिजली कितने % महंगी हो चुकी है, गैस कितने % महंगी हो चुकी है, बिल्स लोगों के कितने ज्यादा आ रहे हैं, कभी इस पे किसी ने बात की? और वो जो ऑपोजिशन में बात करते थे अब वो सारे हुकूमत में, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। जितने तेजी से हालिया अरसे में चंद सालों के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ है, ये बहुत बड़ा इशू है अवाम का। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले भी ज्यादा उस तरह नहीं बात करते। हाँ, महंगाई मकाओ मार्च करते होते थे जो मोजिज दोस्त, वो इस वक्त हुकूमत में। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑपोजिशन में सियासत और होती है, हुकूमत में आके सियासत और होती है। जिसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि मरियम बीवी का एक क्लिप वायरल हुआ हुआ है जिसमें वो कह रही हैं जब हुकूमतें रास्ते बंद करती हैं, जल्द से जुलूस की इजाजत नहीं देती, रैलियां निकालने की इजाजत नहीं देती, तो उनके जाने का टाइम हो जाता है। और ये सारी चीजें, क्या अब उनकी हुकूमत ये नहीं कर रही? एक और क्लिप भी उनका बड़ा वायरल हुआ हुआ है जिसमें वो ये कहती थी, जिस वक्त वो अपोजिशन में थी, वो बलोच मिसिंग पर्संस के कैंप्स में जाके बैठती थी। अब तो वो किसी कैंप में नहीं गई। अभी तो उन्होंने बलूचिस्तान का भी दौरा नहीं किया। कहीं पे जाके बैठे ना, कहीं पे किसी जगह पे बात करें, कोई जहां पे दहशतगर्दी हुई है, जहां पे इंडिया की प्रॉक्सीज ने की है, वहीं पे चली जाए, वहां पे उनसे ही मिल ले। पर एनीवे, उस वक्त वो ये कहती थी कि आज जो मिसिंग पर्संस की बात करे, बलूचिस्तान की हक की बात करे, उसे आप गद्दार और इंडिया का एजेंट करार दें। मुझे ये बताएं कि वो शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है और बलूचिस्तान की बात करता है, वो गद्दारी करता है? बलूचिस्तान के लिए बात करने वाले को इंडियन एजेंट कहते हैं। मरियम नवाज का 17 नवंबर 2021 को दिया गया बयान। तो भाई आज भी फिर आप बात कर लेना। वो उस जमाने में तो आप कैंप्स में भी जाती थी और वो सारी बातें होती थी और वो सारी फुटेजेस वगैरह और ये सारे बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये मैंने इसलिए चीज शेयर की कि पाकिस्तान के अंदर दो किस्म की सियासत होती है, एक ऑपोजिशन की सियासत होती है, एक हुकूमत की सियासत होती है। और अब तहरीक इंसाफ वाले पहली दफा ऑपोजिशन में आए। अब इनको देखना पड़ेगा कि इनका कितना बड़ा इम्तिहान है कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो फिर ये क्या बातें करेंगे। वैसे जो इनका रिकॉर्ड है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, वो कोई वफाक की हुकूमत से बेहतर नहीं है। वो भी वही लाइन टॉक करते हैं जो वफाक टॉक करता है। किसी मसले के ऊपर वो कोई स्टेटस को से हट के बात नहीं करते। जो एक तरह से बयानिया चाहते हैं लोग, वो भी उसी तरीके से बात करते हैं। वो कोई इतना नहीं है कि उधर कोई उनकी कोई बड़ी इनकलाबी हुकूमत है, वो भी बड़ी ताबेदार किस्म की हुकूमत है और वो भी उसी तरीके से चला रहे हैं। और इमरान खान साहब को उसके ऊपर काफी इतराज भी है। तो ये पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि हुकूमत में आके वो भी वही हरकतें कर रहे हैं जो वफाक में नून लीग की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। अगर पंजाब में पीका के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो अली अमीन की हुकूमत में भी पीका के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ पीटीआई वाले पीका के ऊपर इतराजात भी बहुत कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा, यहाँ पे सियासी जमातों की दो तरह की सियासत होती है, एक ऑपोजिशन की सियासत, एक हुकूमत की सियासत। तो वो ऑपोजिशन की सियासत तो आपने देखी थी पीडीएम वालों की, अभी आप उनकी हुकूमत की सियासत में देख रहे हैं। आइन पसंदी, हाइब्रिड निजाम, वो सारी चीजें किधर गई। अब बड़ा इम्तिहान ये है कि जब इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आएंगे तो क्या उनके भी वोट को इज्जत दो वाला बयानिया वैसे ही रावी में बह जाएगा जैसे मियां साहब का बह गया है, और उसके बाद फिर रावी चैन ही चैन लिख रहा है। और क्या वही सूरत हाल होगी या नहीं होगी? तो जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तमाम सियासी जमातों को आइन पसंदी, जमहूरियत पसंदी, जमहूरी हकूक, ये सारी चीजें जो हैं ऑपोजिशन के अंदर ऐसे अजबर होती हैं, ऐसे याद होती हैं कि उसकी कोई नजीर नहीं मिलती दुनिया में। एक एक आर्टिकल ये आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप बात करेंगे तो ये आइन का आर्टिकल उठा के ऐसे आपके मुंह पे मारेंगे। इधर से आप बात करेंगे, कमर जबान कह रहा, इस आर्टिकल की चपेट आपके मुंह पे मारेगा। इधर से आप बात करेंगे तो रजा रूबानी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आईनी मुक्के आपके मुंह पे मारेगा, हुकूमत के मुंह पे, जब ऑपोजिशन में होगा। सारी जमहूरी बातें करेंगे। लेकिन जब ये हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त फिर क्या होता है कि उन्हीं ऐवानों से कानून पास होते हैं कि जी इस्लामाबाद में आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते हुकूमत की मर्जी के बगैर। वहीं से पीका एक्ट पास होता है, वहीं से बाकी सारी चीजें पास होती हैं। इसी तरीके से जब हुकूमत में थे पीटीआई वाले तो वो भी जनाब सारी चीजें कहते थे कि जनाब ये कबूल करो, ये जरूरी है मुल्क के लिए, ये हमें हर हालत में करना है, ये बाप है आपका, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जब ऑपोजिशन में आए अभी उनको ये सारी चीजें याद आ रही हैं। जिससे मैंने अर्ज किया, असल उनका इम्तिहान तब शुरू होगा जब इमरान खान साहब को दोबारा वो इक्तदार में आते हैं। तो फिर देखते हैं कि वो कितनी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और कॉम्प्रोमाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से लड़ाई ना करें। जी लड़ाई करने की कोई नहीं कहता, सिर्फ लोग ये कहते हैं कि जो बेसिक आईनी चीजें हैं, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करें। जो अपोजिशन के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और जो जमहूरी बातें आप अपोजिशन में करते हैं, कम से कम हुकूमत में आके 50% तो उसका मान रख लें।
बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।